नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हम रीतिकाल के बारे में कर रहे थे पिछली क्लास में। आज आगे करेंगे उसी के बारे में। कल हमने नामकरण, समय सीमा और कुछ बेसिक समझ बनाई थी उसके बारे में, और भक्तिकालीन समय सीमा में जो रीतिकालीन रचनाएं लिखी गई थी उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम करेंगे, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में जो उन्होंने रीतिकाल को किस तरह से विश्लेषित किया है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम करेंगे रीतिकाल की प्रवृत्तियां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को अपने इतिहास में तीन तरह से विश्लेषित किया। भाई सबसे पहले तो सामान्य परिचय रीतिकाल का, फिर रीति ग्रंथकार कवि, और फिर रीति के अन्य कवि। तो कुल इन्होंने जो रीति ग्रंथकार कवियों में तो हमने पढ़ा था कि 57 कवियों को विश्लेषित किया है। रीति ग्रंथकार में तो 57 कवियों को विश्लेषित किया था, और अन्य रीति के जो अन्य कवि थे उसमें 40 कवियों को विश्लेषित किया था। यानी कि इन्होंने कुल हिंदी के रीतिकाल में 103 कवियों को विश्लेषित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस बात को याद रखना भी ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अब बहुत गंभीरता से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करना है। भाई कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम करेंगे रीतिकाल की प्रवृत्तियां। आप इन्हें प्रवृत्तियां, विशेषताएं, विशिष्टताएं कुछ भी कह सकते हो। भाई विशेषताएं लिख लीजिए। वैसे तो मौखिक समझ में बनाने के लिए मैंने आपको पहली प्रथम क्लास में बताया था रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में। फिर से रिपीट करती हूँ। काव्यत्व और आचार्यत्व का समन्वय है, श्रृंगारिकता है, चित्रात्मकता है, बिंब धर्मिता है, नाद सौंदर्य, संगीतात्मकता और ध्वन्यात्मकता, ये सब है। अलंकारों की प्रवृत्ति है। अलंकार तो जैसे केशव है, ठूस ठूस के भर दिए जबरदस्ती कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए। और भाई दरबारी जीवन की अभिव्यक्ति है, सामंती अभिजात्यवाद की अभिव्यक्ति है, और आम जनजीवन के से संपर्क का अभाव है। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि कथन और निष्कर्ष, जो नेट परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, कथन और निष्कर्ष में पूछा गया था कि रीतिकाल का जनजीवन से संपर्क रहा है, लेकिन ये तो गलत है। भक्ति काल का रहा है। रीतिकाल तो राजपथ का साहित्य है और भक्ति काल जनपथ का साहित्य है। तो ये इनकी विशेषताओं का आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। भाई सबसे पहले लिख लीजिए विशेषताओं में काव्यत्व और आचार्यत्व का समन्वय। रीतिकालीन साहित्य की विशेषता है कि काव्यत्व और आचार्यत्व का समन्वय है। भाई काव्यत्व और आचार्यत्व का समन्वय कैसे? जैसे इसमें लिखिए आप कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को 3 भागों में बांट दिया। भाई एक तो है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध, और तीसरा है वे रीति मुक्त। रीतिबद्ध को तो कहते हैं आचार्य। ये तो आचार्य थे, लक्षण ग्रंथों की रचना की है इन्होंने। ये थे भाई काव्य कवि। काव्य कवि यानी कि ये आचार्य भी हैं और कवि भी हैं। आचार्य प्लस कवि दोनों हैं ये। और ये है भाई स्वच्छंद कवि। इस तरह से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने
रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में बांट के अध्ययन किया है। तो ये भी याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराएं किसने की है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब अगली है जो विशेषता इसकी, वो है भाई श्रृंगारिकता। रीतिकाल में घोर श्रृंगारिकता भरी है भाई। राजाओं को प्रसन्न करने के लिए जो कवि थे, राज दरबार जो दरबारी कवि होते थे, वो श्रृंगारिक रचनाएं करते थे। जैसे बिहारी की नायिका का दोहा आप यहाँ लिख सकते हो कि जो बिहारी ने लिखा है जो दोहा, यानी कि बिहारी की नायिका क्या कहती है कि जो न जुगती पिया मिलन की। दहरी मुक्ति मोहदीन। जो लहिए सजन संग बोलो। इन्हें मुक्ति से कोई मतलब नहीं है। ये भक्ति काल के कवियों की तरह ये मुक्ति की बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि मैं ऐसी, नायिका कहती है कि मैं ऐसी जो न जुगती पिया मिलन की, कि जिसमें प्रिय से मिलन की युक्ति न हो, धरती मुक्ति मोदिन, उस मुक्ति पर मैं धूल फेंकती हूँ। और जो लहिए सजन संग धरक नरक हूँ की, अगर प्रियतम साथ है तो नरक, और क्या नरक और क्या स्वर्ग। तो ये श्रृंगारिकता के दो आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर श्रृंगारिकता भरी पड़ी है रीतिकाल में। अब तीसरी विशेषता देखिए, तीसरी विशेषता है वे रीतिकाल की चित्रात्मकता। चित्रात्मकता को ही आप बिंब धर्मिता बोल सकते हैं। बिंब बनते हैं, बिंब हमारे मस्तिष्क में बिंब बनते हैं, चित्र बन जाता है एक। और नाद सौंदर्य, इसकी विशेषता क्या है अगली, नाद सौंदर्य, यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हैं, संगीतात्मकता या ध्वन्यात्मकता भी आप इसको बोल सकते हैं। ये विशेषता है रीतिकाल की। और अगली विशेषता है भाई इसकी अलंकारों की प्रवृत्ति। अतिशय प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इन्होंने अलंकारों को ज़्यादा प्रयोग किया है कविता में। और फिर है भाई मुक्तक शैली का प्रयोग। मुक्तक शैली है रीतिकाल में, संपूर्ण रीतिकाल में आपको मुक्तक कहीं प्रबंध या महाकाव्य जैसे कुछ नहीं मिलेंगे, सिर्फ मुक्तक शैली मिलेगी। अगली जो है भाई शैली पे बात आ गई। उसके बाद भाषा। भाषा कैसी है, साहित्यिक ब्रिज भाषा। साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग मिलता है, या साहित्यिक ब्रिज भाषा की दृष्टिकोण से तो रीतिकाल को ब्रिज भाषा का स्वर्ण काल कह सकते हैं भाई। और फिर अगली विशेषता लिखिए, और इसमें क्या दे, दरबारी जीवन की अभिव्यक्ति। और इसके साथ ही लिख लीजिए आप अगली विशेषता में कि सामान्य या जनजीवन से संपर्क का अभाव। रीतिकाल में सिर्फ दरबार की कविता है भी। रीतिकाल की जो कविता है वो सामान्य
जनजीवन से संपर्क का अभाव है, या आप कह सकते हैं कि जनोन उन्मुखता और लोकोन उन्मुखता का अभाव देखने को मिलता है रीतिकालीन कविता में। सिर्फ दरबारी जीवन तक ही सीमित रह गई थी वो कविता। सिर्फ दरबारों का वर्णन, झूठी प्रशस्ति और श्रृंगारिक कविता, ये सब थी रीतिकाल में। आम जनजीवन की कविता नहीं थी वो। और भक्ति काल के बारे में और रीतिकाल के बारे में अगर हम तुलना करें तो कह सकते हैं कि यदि, ये भी आप लिख लीजिए, पूछा जा सकता कथन निष्कर्ष में या कहीं भी, कि भक्ति काल की कविता यदि या भक्ति काल का साहित्य लिख लीजिए, भक्ति काल का साहित्य यदि जनपद का साहित्य है, तो रीति काल का साहित्य राजपथ का साहित्य है। अब अगली विशेषता में आप लिखिए, रीतिकाल की अगली विशेषता है विभोग्य नारी का अंकन। लेकिन आगे आप लिखे रीति मुक्त इसका अपवाद है। रीति मुक्त में ऐसा नहीं है, क्योंकि रीति काल में तो रीति मुक्त भी तो शामिल है, लेकिन रीति मुक्त में ऐसा नहीं है। तो रीति मुक्त इसका अपवाद है। अब कैसे है अपवाद, देखिए, रीति काल में भोग्य नारी का अंकन किया गया है, यानी कि नारी को केवल भोगविलास की वस्तु बनाकर रख दिया। राजाओं के सामने श्रृंगारिक भावबोध में प्रस्तुत किया कवियों ने, सिर्फ और सिर्फ भोगविलास के रूप में। अब रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों ने नारी एक अच्छे घर की कुलवधू का वर्णन भी इस प्रकार किया है जैसे वह कोई गणिका या नगर वधू हो। लेकिन जबकि रीति मुक्त कवियों ने एक गणिका का चित्रण भी इस प्रकार किया है जैसे वह किसी अच्छे घर की कुलवधू हो। यानी कि रीति मुक्त कवियों के लिए नारी भोग का नहीं, भावना का विषय था। उन्होंने प्रेम के उदात्त चित्रण किया है रीति मुक्त कवियों ने। अब अगली विशेषता देखिए भाई, मानसल प्रेम। आप बोल सकते हैं कि रीतिकाल की विशेषता है भी मानसल प्रेम। मानसल प्रेम कैसे, शरीरी मानसल प्रेम को आप बोल सकते हैं शरीरी प्रेम। रीतिकाल के कवि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, रीति मुक्त फिर से अपवाद है। यहाँ बात तो वही है ना, रीति मुक्त इसका अपवाद है। कैसे, अब देखो, मानसल प्रेम यानी कि शरीरी प्रेम, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध जो कवि हैं उन्होंने मानसल प्रेम का चित्रण किया है, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध ने। जबकि रीति मुक्त कवियों ने अशरीरी मानसिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। तो इस बात को भी याद रखना कि रीति मुक्त कवियों ने क्या किया है, इन्होंने तो अशरीरी मानसिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। इनके यहाँ क्या है, नारी भावना का विषय है, तो इन्होंने अशरीरी मानसिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है अपनी कविता में। अगली विशेषता में आप देख सकते हैं
कि सामंती अभिजात्यवाद का सजीव चित्रण है वे रीतिकाल में ये रीतिकाल की प्रमुख विशेषता रही है। राज प्रशस्ति की कविता है, आप कह सकते हैं कि रीतिकालीन जो कविता है वो राज प्रशस्ति की कविता है। रीतिकाल में जैसे अनुकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, लेकिन रीति मुक्त फिर से इसका अपवाद है, क्योंकि रीतिबद्ध कवियों ने जो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं वो भारतीय काव्य शास्त्र का अनुकरण करके लक्षण और उदाहरण उसी तरह से लिखे हैं। लेकिन रीतिबद्ध जो कवि, रीति मुक्त कवि है, इसका अपवाद है, उनके यहाँ तो मौलिकता देखने को मिलेगी। तो अगली विशेषता आप लिख सकते हैं कि अनुकरण की प्रवृत्ति जो भी थी वो अनुकरण की प्रवृत्ति, नंबरिंग आप कर लेना। लेकिन आगे लिखो भी फिर रीति मुक्त इसका अपवाद है। अनुकरण की प्रवृत्ति थी और ये इसका अपवाद है। और सबसे बड़ी विशेषता लिखो भी कि रीति काल में कला पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है, और इसमें रीति मुक्त फिर से अपवाद है। तो देखिए, रीति काल में कला पक्ष को भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को महत्व दिया अभी। लेकिन रीति काल क्या है, फिर से रीति मुक्त इसका अपवाद है। रीति मुक्त की विशेषताएं हमने अलग से करेंगे आगे, क्योंकि देखो हर जगह यानी कि रीति मुक्त की यहाँ स्पष्ट आप देख सकते हो कि रीति मुक्त की विशेषताएं रीतिबद्ध और सिद्ध से बहुत कुछ अलग है। तो इनकी हम अलग से फिर तीनों का अंतर देखेंगे। अब यहाँ इतना ही देखो। अब इनके यहाँ रीति काल में कला पक्ष को अधिक महत्व दिया गया, लेकिन रीति मुक्त इसका अपवाद है, यानी कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को अधिक महत्व देते हैं, जबकि जो रीति मुक्त है वे भाव पक्ष को अधिक महत्व देते हैं। या आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे तीन काव्य धाराएं हैं भाई, तीन काव्य धारा के तीन विचारधारा के कवि हैं। रीतिकाल में तीन विचारधारा के कवि हैं। एक तो है भाई रीतिबद्ध। अब रीतिबद्ध के लिए तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने तो कला पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया भाई। इनके यहाँ तो कला पक्ष तो है ज्यादा और भाव पक्ष है गौण। गौण है भाई भाव पक्ष। ये तो है रीतिबद्ध के यहाँ। और रीति सिद्ध के यहाँ क्या है, रीति सिद्ध के यहाँ कला पक्ष और भाव पक्ष बराबर है दोनों। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये विशेषता पता होनी बहुत जरूरी है, वरना आप जो आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं या कथन निष्कर्ष वाले, या क्या इनमें से कौन सा कथन सही है या सही नहीं है, तो उन कुछ वो प्रश्न आप हल नहीं कर पाओगे अगर आपको विशेषताएं याद नहीं होंगी तो। और जो रीति मुक्त हैं, रीति मुक्त के यहाँ क्या है भाई, रीति मुक्त के यहाँ भाव पक्ष प्रधान है और गौण, ये कला पक्ष गौण है। ये आप देख सकते हैं इनके बारे में। और अगर भक्ति काल से हम दो कालखंडों की तुलना भी हमें करनी आनी चाहिए। अगर भक्ति काल की हम रीति काल से तुलना करते हैं तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि भक्ति काल कला के लिए
कला जीवन के लिए सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि भक्ति काल कला जीवन के लिए सिद्धांत पर आधारित है, तो रीति काल कला कला के लिए सिद्धांत पर काम करता है। तो आप इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि ये तो कई जगह पूछा भी गया है, पता होना चाहिए आपको। यदि भक्ति काल कला जीवन के लिए, भक्ति काल में तो क्या कहते थे, कला जीवन के लिए, कला जीवन के लिए सिद्धांत पर काम करता है, तो रीति काल कला कला के लिए जीवन पर, कला कला के लिए सिद्धांत पर काम करती है। ये दो काल खंडों के बीच में तुलनात्मक अंतर है भाई, एक कला पक्ष को महत्व देता है और एक भाव पक्ष को महत्व देता है। अब आगे देखिए इसकी विशेषताओं में हम क्या करेंगे। मुख्य रूप से तो रीति काल में श्रृंगारिकता का प्रयोग हुआ है, लेकिन गौणतः भक्ति भी है, नीति भी है। नीति के दो बिहारी ने लिखे हैं, और वीर रस, जैसे पद्माकर ने वीर रस की भी रचनाएं की हैं। तो इस प्रकार देखो यहाँ लिखी अगली विशेषता में कि भक्ति, रीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बही है भाई। रीति काल में ये त्रिवेणी बही है भाई, तीनों की। अब कैसे, त्रिवेणी के बारे में दो रचनाकारों, दो कवियों के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ आप इसी में नोट डाउन कर लीजिए कि भक्ति, नीति और श्रृंगार, इनकी त्रिवेणी तो देख सकते हैं आप बिहारी के यहाँ। ये त्रिवेणी है भाई बिहारी के यहाँ। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो सुनाई जरूर दे रहा होगा, यहाँ बिहारी लिखा है भाई मैंने। और यदि भक्ति, श्रृंगार और वीर रस की त्रिवेणी पूछे तो फिर उत्तर होगा भाई पद्माकर। पद्माकर के यहाँ भक्ति, श्रृंगार और वीर रस की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, और बिहारी के यहाँ भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रभावित हुई है। और अगली विशेषता में यही लिख लीजिए कि गौणतः, मुख्य रूप से तो ये श्रृंगार है, लेकिन गौणतः भक्ति, नीति और वीर रस की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है रीतिकाल में। और छंद देखें तो कौन कौन से छंदों का प्रयोग मिलता है रीतिकाल में, तो छंद मिलते हैं भाई इसमें दोहा है, दोहे का बिल्कुल विपरीत होता है सोरठा, बरवे है, और भाई चौपाई है, और छप्पे है, कुंडलिया है, सवैया है। ये सभी छंद मिलते हैं भाई रीतिकाल में। और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग तो आप लिख चुके हो। और भी एक नायिका, स्त्री, प्रकृति एवं मनोभावों का सूक्ष्म एवं व्यापक चित्रण मिलता है इसमें। और एक लिखो इम्पोर्टेंट है
कि प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण। प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण मिलता है वे रीतिकाल में। ये थी रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां। अब रीति मुक्त की अलग से देखनी पड़ेंगी, रीति सिद्ध की अलग और रीति बद्ध की अलग से। तो उनकी हम एक अंतर मोटा मोटा और देखते हैं 5 मिनट में। फिर अगली क्लास में उसके बारे में हम विस्तृत से देखेंगे। ये तो संपूर्ण रीति कालखंड की विशेषताओं में हम इन विशेषताओं को शामिल कर सकते हैं। अब रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इन तीनों में भी अंतर है। इन तीनों काल काव्य धारा के कवियों में संवेदनात्मक अंतर है। जैसे रीतिबद्ध आचार्य कवि और रीति सिद्ध है वो काव्य कवि, रीति मुक्त है वो स्वच्छंद कवि। इसी तरह से रीतिबद्ध और रीति सिद्ध दोनों ने संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है और रीति मुक्त कवियों ने वियोग श्रृंगार या विप्रलभ्य, वियोग को ही विप्रलभ्य भी कह देते हैं, तो विप्रलभ्य श्रृंगार का वर्णन किया है। इनके यहाँ नारी भोग का, भोग्या नारी का अंकन है और रीतिबद्ध और रीति सिद्ध के यहाँ, लेकिन रीति मुक्त के यहाँ अशरीरी यानी कि मानसिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। उनके यहाँ नारी भोग का नहीं, भावना का विषय है। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों के यहाँ मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, जबकि रीति मुक्त कवियों के यहाँ अशरीरी मानसिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। और इनके यहाँ रीतिबद्ध और रीति सिद्ध के यहाँ तो कला पक्ष का महत्व है, जबकि रीति मुक्त के यहाँ भाव पक्ष प्रधान है। तो इस प्रकार से जो इन संवेदनात्मक अंतर इन कवियों की विचारधारा में है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।